हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन जो है सेल बायोलॉजी का देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने जाना था कि सबसे छोटी कोशिका जो है क्या होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है ना। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वह होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था कि सेल की खोज किसने की। सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंगुली नुमा उभार थे उसको हमने बोला था, क्या बोला था, क्रिस्टी बोला था। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है क्या होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये 38 एटीपी ही मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, ऊर्जा का पावर हाउस जो है कहा गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्मूथ, जिसमें जो है वसा का निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम जो उसकी बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, राइबोसोम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे जो है क्या आता है, वैक्यूल्स आता है। वैक्यूल्स में जो है जल का क्या होता है, संग्रहण होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है, उसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके बाद हमने जाना था क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के अंदर जो है क्या होता है, डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, कार्लसबर्ग ने देखा था। जबकि डीएनए की खोज जो है किसने की थी, वो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। ठीक है। इसके बाद हमने डीएनए में देखा था कि डीएनए में जो है फास्फोरस जो है मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि डीएनए में जो है फास्फोरस मुख्य तत्व के रूप में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है नाइट्रोजन बेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है। अब जो है मैंने राइबोसोम पढ़ाया था, तो राइबोसोम में मैंने जो है बताना मैं भूल गई थी कि राइबोसोम जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 70S और दूसरा होता है 80S। ठीक है। एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन। जो 80S राइबोसोम होता है वह किसमें पाया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों में ही पाया जाता है। जबकि 70S राइबोसोम जो होता है वह केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। अब 70S राइबोसोम जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। जबकि 80S राइबोसोम जो कैसा होता है, वह कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है। सीलिया फ्लैजिला के बारे में भी हमने देखा था। तो सीलिया जो है वो कैसा होता है, छोटे आकार का होता है। जबकि फ्लैजिला जो होता है वह कैसा होता है, बड़े आकार का होता है। फिर अब हम आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस से किस प्रकार का क्वेश्चन जो है बनता है। तो कोशिका भित्ति रहित कोशिका को हम क्या कहेंगे, जंतु कोशिका कहेंगे। तो हमने देखा कि जंतु कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जंतु कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, राइबोसोम भी उपस्थित होता है, लाइसोसोम भी उपस्थित होता है, गोल्जी बॉडी भी उपस्थित होता है। और इसमें जो है क्या नहीं पाया जाता, सेल्यूलोज जो है वह नहीं पाया जाता। ठीक है। इसमें जो है सेल्यूलोज उपस्थित नहीं होता है क्योंकि यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है। अब आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, ऊतक। सेल के बाद आता है क्या, ऊतक। तो ऊतक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब सभी ने यही बताया होगा आपको कि सेल
के ग्रुप को या कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। आप डायरेक्टली यह नहीं कह सकते कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे हमारे पैर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग होती हैं, है ना, हमारे हाथ की कोशिकाएं अलग होंगी। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। आगे जो है देखेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, जबकि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता था, साइटोलॉजी। ठीक है, अब ऊतक के अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ेंगे, 4 मेन प्रकार के ऊतक जो है देखेंगे। सबसे पहला क्या है, संयोजी ऊतक, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है आप देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है, अगर त्वचा नहीं होती तो हमारी बॉडी की जितनी भी मांसपेशियां वो कैसी होती, लटक रही होती, लेकिन त्वचा ने उसको क्या करके रखा, कवर करके रखा, एक आकार प्रदान किया, कनेक्टिव, कनेक्ट करके रख रही, तो इसलिए त्वचा को क्या क्या कहा गया है, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही जो है ब्लड, रक्त जो है वह भी हमारी पूरी बॉडी में उपस्थित होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और हड्डी, हड्डी जो होती है वह भी, या बोन्स जो होती है वह भी हमारे शरीर को जो है क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है, इसलिए हड्डी या बोन को भी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि तरल संयोजी ऊतक जो है क्या कहलाता है, तो तरल संयोजी ऊतक जो है क्या है, वह ब्लड है। ठीक है, ब्लड को मेनली जो है तरल संयोजी ऊतक जो है कहा गया है। अब दूसरा ऊतक हम देखेंगे क्या, उपकला ऊतक, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एडिपोस या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यह क्या करता है, फैट का संचय करके रखता है, वसा का संचय करके रखता है। आप देखे होंगे कि जो भी इंसान, मतलब जो भी व्यक्ति होता है वो आगे चल के बुढ़ा मतलब एजेड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके जो फेस में झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है, वसा का जो निर्माण होता है वो कम हो जाता है, वसा के कारण ही जो है उसके फेस में झुर्रियाँ नहीं आती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके एज बढ़ते हुए या बुढ़ापे की स्थिति में ये जो एडिपोस टिश्यू होता है वह जो है कम होने लगता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे की स्थिति में जो है झुर्रियाँ आ जाती है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि बुढ़ापे की स्थिति में जो है झुर्रियाँ आने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, एडिपोस टिश्यू का कम होना या एपिथेलियल टिश्यू का कम होना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन टिश्यू। तो सबसे लंबी कोशिका जो है क्या होती है हमारे शरीर की, न्यूरॉन होती है। ठीक है, ब्रेन, हमने पहले भी देखा था कि 90% जो है सेंट्रोसोम, जो ब्रेन में 90% जो सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि 10% में जो है कीथेलियल सेल्स में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इस कारण कई बार हम बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो भैया आप देखेंगे कि 90% सेल्स में तो सेंट्रोसोम पा ही नहीं जा रहा, तो कोशिका विभाजन होगा कैसे, है ना। तो 10% में सेंट्रोसोम पाया जाएगा, जिससे कि उसमें कोशिका विभाजन होगा, और उसी कारण कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम का मेन काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। तो 10% जो कीथेलियल सेल्स होती है उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो वही क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, और उसी में जो है धीरे धीरे करके क्या होता है, ट्यूमर की कंडीशन जो है क्रिएट होती है या बनती है। आगे हम देखेंगे कौन सा नेक्स्ट टिश्यू क्या है, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक क्या होता है, तो यह जो है हमारे पूरी बॉडी में जो है मसल्स पाई जाती हैं, उनको जो है कनेक्ट करके रखता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पेशी ऊतक कहते हैं। ये जो पेशी ऊतक होता है वह 2 प्रकार का होता है ना। पेशी ऊतक जो है 2 प्रकार की मांसपेशियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पहली होती है अनैच्छिक पेशी और दूसरी होती है ऐच्छिक पेशी, है ना। तो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि हम अपनी जीभ को हिला रहे हैं, अपनी जीभ को हिलाना वो
ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आ जाएगा। हम अपनी जीभ को हिलाना बंद भी कर सकते हैं, लेकिन पेट की जितनी भी पेशियां होती हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आएंगी। क्योंकि हम पेट में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम पेट को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमने अभी खाना खाया तो आप थोड़ी देर बाद पाचन कीजिए या थोड़ी देर बाद डाइजेशन की प्रक्रिया कीजिए, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं, आप मेरे वीडियो को देखते रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।